हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर फॉर आवर फाइनल ईयर एग्जाम प्रिपरेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, अगर आप चाहते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को स्टार्टिंग विद सेक्शन है एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन श्रिंक्स इफ। नाउ अगर आप चाहते तो आप इन ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं, बट हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं। एंड जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेम इनसाइड द सेल एंड इन द सराउंडिंग सॉल्यूशन, यह इनकरेक्ट है। क्यों? वेल बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेम इनसाइड द सेल एंड इन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब ये एक आइसोटोनिक मीडियम है, ठीक है। एन आइसोटोनिक मीडियम इज व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल इज द सेम एज द सराउंडिंग्स। एंड जैसे आप जानते हैं एक आइसोटोनिक मीडियम में देयर इज नो चेंज इन द सेल, मीनिंग दैट द सेल नाइदर एक्सपैंड्स नॉर श्रिंक्स। एंड यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है अ सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन श्रिंक्स। हाउएवर सिंस आइसोटोनिक मीडियम्स में नो चेंज होता है, वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। फिर बाद में हम देखते हैं ऑप्शन डी को, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग सॉल्यूशन डज नॉट मैटर। नाउ यहाँ पे बोल रखा है द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग सॉल्यूशन डज नॉट मैटर। However, in order to determine whether or not a cell will shrink or expand in a solution, the concentration of water molecules does matter. लेकिन यहाँ पे तो उल्टा बोल रखा है, it says does not matter, तो यह इनकरेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, ये तो बी या सी। नाउ बी और सी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। The concentration of water molecules inside the cell is higher than the surrounding solution. ऐसा क्यों? B incorrect क्यों होगा? Well, क्योंकि देखते हैं B में क्या बोल रखा है। B में बोल रखा है the concentration of water molecules is lesser inside the cell than in the surrounding solution. The concentration of water molecules is lesser inside the cell than in the surrounding solution. Now ये हो जाएगा एक hypotonic medium, and in a hypotonic medium the process of end osmosis occurs. ना जैसे आप जानते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर कम्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे एंडोस्मोसिस में द वाटर गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन विच इज इनसाइड द सेल। एंड एंडोस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, दिस सेल स्वेल्स अप और एक्सपैंड्स। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है श्रिंक्स। व्हेन डज अ सेल श्रिंक इन विच सोल्यूशन? इसलिए जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2, अ फुटबॉल एंड अ स्टोन हैज सेम मास। नाउ फर्स्टली इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बी और डी दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर रिगार्डिंग मोमेंटम। नाउ अगर आप रिकॉल करोगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज P इक्वल mv, वेयर P इज मोमेंटम, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रखा है, यहाँ पे सिर्फ बोल रखा है मास, यहाँ पे सिर्फ मास के बारे में बता रखा है, लेकिन वेलोसिटी के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। इसलिए विदाउट वेलोसिटी we cannot determine whether or not they have the same momentum or different momentum. हम determine कर ही नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे velocity दे ही नहीं रखी। इसलिए ऑप्शन बी और डी ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो सिर्फ यही ऑप्शन बचते हैं, दो ही ऑप्शन बचते हैं, ए और सी। बोथ हैव सेम इनर्सिया एंड बोथ हैव डिफरेंट इनर्सिया। नाउ इसको करेक्टली आंसर करने के लिए वापस से आप रिमेंबर कीजिए द डेफिनेशन of mass. What is mass?
मास इज द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इनर्शिया. ठीक है. नाउ अगर एक फुटबॉल एंड स्टोन, इफ बोथ ऑफ देम हैव द सेम मास, देन दैट मीन्स, अगर लॉजिकली स्पीकिंग अगर दोनों का सेम मास होएगा एंड मास इज द मेजर ऑफ देयर इनर्शिया, देन दे विल हैव द सेम इनर्शिया एज वेल. इसलिए जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा. अगर बोल देते यहाँ पे लिखा हुआ था अ फुटबॉल एंड अ स्टोन हैज़ डिफरेंट मास, अगर वो लिखा होता देन ऑप्शन सी इनकरेक्ट, देन ऑप्शन सी करेक्ट होता. लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेम मास की बात कर रखी है, इसलिए ऑप्शन ए बोथ हैव सेम इनर्शिया विल बी करेक्ट. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 3, विच क्रॉपिंग पैटर्न इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड. ठीक है. नाउ जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला आंसर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए इंटरक्रॉपिंग ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? बिकॉज जैसा हमने पढ़ा था देर आर ओनली 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स. दे आर इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. नाउ इंटरक्रॉपिंग तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इंटरक्रॉपिंग इनकरेक्ट होएगा एंड सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचेंगे. नाउ जो क्रॉप रोटेशन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन है द ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन. लेकिन यहाँ पे साइमल्टेनियसली की बात करी हुई है, इसलिए क्रॉप रोटेशन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग. नाउ इंटरक्रॉपिंग की डेफिनेशन क्या है? The definition of intercropping is the growing of 2 or more crops simultaneously on the same land in a definite row pattern. लेकिन यहाँ पे तो definite row pattern की कुछ बात ही नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ simultaneously on the same land की बात हुई है. इसलिए जो ऑप्शन बी है intercropping वो incorrect होएगा एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, मिक्स्ड क्रॉपिंग. अगर यहाँ पे लिखा होता विच क्रॉपिंग पैटर्न इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड इन अ डेफिनेट रो पैटर्न, देन ऑप्शन बी इंटरक्रॉपिंग करेक्ट होता, बट दैट इज नॉट द केस, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड आर. ना ये हमारे ऑप्शन हैं ए, बी, सी एंड यहाँ पे है नेक्स्ट पेज में डी. ना अगर आपको पहले से ही पता है कि सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस उनका चार्ज क्या है, तो फिर ये क्वेश्चन वेरी इजी है. लेकिन बाय चांस अगर आपको याद नहीं हो रहा, तब भी आप इस वाले ऑप्शन को वेरी इजीली कर सकते हैं. देखिए, फर्स्टली इस साइड लिखी है एस विच स्टैंड्स फॉर सिंबल, एंड इधर लिखी है इसके नीचे वी विच स्टैंड्स फॉर वैलेंसी. फिर बाद में थोड़ा आगे लिखिए सोडियम. नाउ सोडियम का सिंबल क्या है? द सिंबल ऑफ सोडियम इज एन ए. फिर बाद में उसकी दूसरी साइड लिखिए क्लोरीन का सिंबल. व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन? इट इज Cl. फिर बाद में इन दोनों के नीचे लिखिए इनकी वैलेंसीज. नाउ जो सोडियम है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सोडियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स है 1. देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सो सोडियम की वैलेंसी कितनी होएगी? +1. नॉर्मली हम इसे सिंपली 1 लिखते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि इन ऑर्डर फॉर सोडियम टू फॉर्म एन ऑक्टेट उसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होएगा, जिसकी वजह से उसका चार्ज हो जाएगा +1. इसलिए नॉर्मली तो वैसे हम सिर्फ चार्ज नहीं लिखते, सिर्फ वैलेंसी लिख देते हैं, लेकिन आपके लिए आसानी करने के लिए मैंने ऐसे करा है. तो फिर सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी? सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी +1. फिर हमने क्लोरीन को देखते हैं. क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लोरीन के वैलेंस सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो इन ऑर्डर फॉर इट टू अचीव अ ऑक्टेट उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे? क्लोरीन को गेन करना होगा 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, एंड सिंस उसको गेन करना होगा इट्स चार्ज विल बिकम -1.
सो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होएगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, वन पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस। इसलिए वन पॉजिटिवली चार्ज sodium ion and a single negatively charged chlorine ion will be the correct answer. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 5, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। ना ये चीज़ें हैं जो हमें दिखाना है वेदर और नॉट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने ये चीज़ें एक्सप्लेन करी है या नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कंपोजिशन, रेडियो एक्टिविटी और मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नाउ इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले फर्स्टली हम एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं एज टू व्हाट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड। नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट्स दैट all matter in the universe is made up of extremely small indivisible particles called atoms. ठीक है, that is the Dalton's atomic theory. ना हमें बताना है इनमें से किन किन चीज़ों ने such a theory explained. Now firstly Dalton's atomic theory explained law of conservation of mass. अगर आपको याद होगा, then the law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. फिर में सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। डाल्टन्स इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। नाउ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट all compounds are formed by elements in a fixed ratio by mass. So डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी करेक्टली एक्सप्लेन करा था एंड उसके साथ साथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करा था। इसलिए जो ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 4 वो करेक्ट होएगा। लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी थी? इट डिड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी बक्वेस्टर, जिसके बारे में आप पढ़ोगे इन लेटर क्लासेस। इसलिए जो ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये करेक्ट होएगा। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 6, इफ g be value of acceleration due to gravity on the surface of earth, then value of acceleration due to gravity on the surface of moon g will be। now इसका आंसर होएगा, क्या आएगा इसका आंसर? इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, g स्लैश ये डिवाइड, g डिवाइड बाय 6, because the acceleration नहीं gravity, because the gravity on the surface of the moon is 6 times less as compared to that of the earth. इसलिए g डिवाइड बाय 6 या ऑप्शन C will be the correct answer. फिर बाद में an object of mass 2 kg is sliding with constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is। now यहाँ पे बोल रखा है an object of mass 2 kg is sliding with constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. now force कितनी रिक्वायर होगी to keep it moving with the same velocity? now since ये एक frictionless horizontal table है, the force required will be 0 newtons. तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों? बिकॉज ये एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा के लिए सेम वेलोसिटी के साथ बीइंग 4 मीटर पर सेकंड उसके साथ मूव करेगा। इसलिए द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी 4 मीटर पर सेकंड। इसलिए द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी 0 न्यूटन्स। फिर बाद में क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। नाउ 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज and micronutrients the type of nutrients which are required by plants in small quantities.
सो इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? इट इज़ सल्फर. सल्फर इज़ नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. लेकिन जो बाकी सारे जैसे कि जिंक, मैंगनीज एंड क्लोरीन, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर अ प्लांट. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम एंड सल्फर कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फाइड. द मासेज ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर इन द रेशियो ऑफ. नाउ क्या है इनका रेशियो? इट विल बी 3:4. वाई? बिकॉज जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक मास है 24 एंड सल्फर का एटॉमिक मास है 32. ना अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रेशियो? द रेशियो विल बी 3:4. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 10, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग. नाउ जो आइसोटॉप्स है एक एलिमेंट के, व्हाट डू दे हैव? दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स. डिफरेंट न्यूट्रॉन्स क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, इसलिए. फिर बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल फॉर्म्स लाइसोसोम. इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइसोसोम? It is the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is responsible for different functions such as packaging, dispatching, etc. of important things required for a cell, and उसके साथ साथ it also forms the enzymes required for lysosome. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 12, a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. It means that the motion of the train is. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that the train is moving with an accelerated motion. इसलिए जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा. फिर बाद में क्वेश्चन 13, A and B are two metallic pieces. They are fully immersed in water and the buoyant force due to water on both pieces is found to be same. From this we conclude that. Now इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होएगा, A, B and C. एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में ए और ऑप्शन था, इसका नाम था ऑप्शन डी. एंड ऑप्शन डी में बोला गया था दैट द वॉल्यूम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विल बी द सेम. इसलिए जो ऑप्शन डी है वॉल्यूम विल बी सेम. ऑप्शन डी, वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी विल बी सेम. ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंटली ये वाला आंसर के पूरे ऑप्शन कट गए थे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी विल बी सेम. नाउ सेक्शन ए पूरा हो गया है. सेक्शन बी हम करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू. बाय बाय.